सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग आवर केमिकल इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। उसको हम और कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे ये देखते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। एक केमिकल इक्वेशन is a symbolic representation of a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। अगर हम जो है स्टेटमेंट वाइज लिखें कि हाइड्रोजन reacts with oxygen to give water, तो हमें जो है इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, बस इतना ही पता चला कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है। तो किसी केमिकल रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखने पर हमको इतना ही डिटेल मिलता है। अब कोई ऐसा लिख सकता है क्या स्टेटमेंट में कि गैसियस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ गैसियस ऑक्सीजन टू गिव लिक्विड वाटर, ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखता है केमिकल रिएक्शन का? तो नहीं, ऐसे रिएक्शन का तो कोई नहीं लिखता है। तो इसका जो है रिएक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट से जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। उसका सिंपल फॉर्म बदला गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर बनाया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जैसे ही आए हमारे पास इन्फॉर्मेशन बढ़ गया। इन्फॉर्मेशन क्या बढ़ा? तो H2 लिखने का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम एक साथ है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म यहाँ पर है जिसमें दो जो है ऑक्सीजन एटम एक साथ हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ इस तरह है जिसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है वाटर में क्या है, पता नहीं। अनटिल अनलेस तुम क्लास 10th में इसका जो है केमिकल रिएक्शन जानता है, केमिकल फार्मूला जानते हो, इसलिए तुमको पता है। बट उससे पहले अगर किसी 4-5 के बच्चे को पूछा जाए कि क्या है इसमें, तो वो नहीं बता पाएगा कि दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। लेकिन इसके फॉर्मूला को देखकर 2H और 1O तो वो बच्चा भी बता देगा कि अच्छा 2H लिखा है एक O लिखा हुआ है। तो H का मतलब अगर उसको बता दिया जाए हाइड्रोजन एटम होता है, O का मतलब बता दिया जाए ऑक्सीजन एटम होता है, तो वो कोई भी बच्चा बता दे कि वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन का 2 एटम होता है, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो ये चीज़ एक बच्चा भी देखकर पहचान सकता है। तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाता है। अब केमिकल इक्वेशन का जो है इन्फॉर्मेशन और बढ़ाने का तरीका क्या क्या है? पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट, अगर हमारे पास फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना हुआ तो सॉलिड के लिए हम लोग यूज करते हैं S, लिक्विड के लिए हम लोग यूज करते हैं L, एंड गैस के लिए यूज करते हैं G। एक्वस सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं AQ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग
DIL कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं कॉन्क। अल्कोहलिक सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं ALC एंड सो ऑन। अमोनियम सॉल्यूशन होता है, मतलब किसी भी तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए एक अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक साथ नहीं दिखा सकते हैं, बहुत भर जाएगा। तो ये हुआ एक पहला तरीका जिसमें हम उसके फिजिकल स्टेट को बताते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट, जिसमें सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट है, उसके लिए AQ। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा जो है सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है, उसके लिए DIL डॉट। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें हमारा जो है सॉल्यूट का मात्रा डाइल्यूट वाले से ज़्यादा है, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अल्कोहलिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें अल्कोहल यानी कि C2H5OH इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट होता है, उसको अल्कोहलिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह सॉल्यूशन के साथ हम लोग जो है ये सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखकर हम लोग उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। अब जैसे इसी रिएक्शन को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H2 गैस, O2 गैस, H2O। अगर गैस लिखा है इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन विच प्रोसीड टू द स्टीम, जो स्टीम तक बना। लेकिन अगर किसी ने ऐसा लिख दिया गैस प्लस O2 गैस H2O, सो ये भी बिल्कुल सही रिएक्शन है। उसमें क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट है इसमें स्टीम तक बात कर रहा है और इसमें स्टूडेंट लिक्विड स्टेट तक बात कर रहा है। तो ये अंतर है दोनों ही में ही, कि कोई कह रहा है कि हम जो है हाइड्रोजन को जला के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्टीम बना रहे हैं, और एक बच्चा कह रहा है कि हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला के वाटर बना रहे हैं। तो दोनों ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपना अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब इस रिएक्शन में H2O और गैस के फॉर्म में और H2O लिक्विड के फॉर्म में, इसको अच्छे से समझना। हमारा जब हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन जो कि गैस होता है रिएक्शन करता है तो बनाता है H2O गैस, और H2O गैस ये कंडेंसेशन करके बनता है लिक्विड। ये तो प्रोसेस पढ़े हो, दिस इज बर्निंग या कंबसन। सो इस रिएक्शन से उस बच्चे ने यहीं तक का बात किया, लेकिन दूसरे रिएक्शन में ये वाला, उसमें बच्चे ने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का बात किया। बस ये अंतर है कि हमारा जो फिजिकल स्टेट मेंटेन किया, एक ने गैस एक ने लिक्विड। तो पहले वाले ने जो गैस एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि मैं हाइड्रोजन को जलाऊंगा ऑक्सीजन को के प्रेजेंस में, जलाकर उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि मैं हाइड्रोजन को जलाऊंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जो बनेगा उसको कंडेंस करके वाटर तक मैं ले जाऊंगा। यानी कि सिमिलर टू कि आप जो है रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके फिजिकल स्टेट से भी क्लियर होता है कि वो कहाँ तक आगे बढ़ेगा रिएक्शन। जो नेक्स्ट रूल है वो है रिप्रेजेंटेशन
ऑफ हीट चेंज। हीट चेंज का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा? हीट रिलीज, अगर हीट रिलीज होगा प्लस हीट ऑन राइट साइड, अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो इसका 3 तरीका है। पहला तरीका प्लस हीट लेफ्ट साइड या रिएक्टेंट साइड, दूसरा तरीका हीट या डेल्टा ऑन एरो। रिएक्शन वाला जो सिंबल हमारा होता है एरो, उस पर ऐसे। और तीसरा तरीका है माइनस हीट ऑन राइट साइड या प्रोडक्ट साइड। क्लियर? कि अगर हमारा हीट रिलीज हो रहा है या हीट निकल रहा है तो वो हमारा हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट लिखना है राइट साइड में। दूसरा तरीका, दूसरा जो है मेरा कंडीशन, जब हीट एब्जॉर्ब होगा यानी कि हम हीट दे रहे हैं उस रिएक्शन में, तो 3 तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। पहला प्लस हीट लिखेंगे लेफ्ट साइड में, एरो पर हीट या एरो डेल्टा का साइन। तीसरा तरीका हीट ऑन राइट साइड। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये है रिएक्शन हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन कर रहा है और हमारा बन रहा है H2O गैस। तो हम लोग जो है इसमें क्या बताना है कि हीट रिलीज हो रहा है। अगर हीट रिलीज बताना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे प्लस हीट। कितना हीट होगा ये आगे के क्लासेस में आप जानोगे कि कितना हीट, वहाँ कितना किलो जूल लिखना है एनर्जी, वो आगे के क्लास का है। ठीक है। अब जैसे हमारा कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें हमको हीट देना पड़ता है, अगर हम हीट देंगे तब, जैसे नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, एटमॉस्फेयर में ये दोनों प्रेजेंट हैं, एटमॉस्फेयर पे ये दोनों प्रेजेंट है, ये लगभग 80%, ये लगभग 20% है, लेकिन दोनों रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसको हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस हीट चाहिए, इस वजह से इसको रिएक्शन नहीं ये कर पाता है। जैसे ही इसको हीट मिलता है, हीट किस फॉर्म में मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। जैसे बिजली कड़कता है तो उस दौरान इसको जो हीट मिलता है तो ये बदल जाता है NO2 में, एसिड रेन जिसको हम लोग कहते हैं, एसिड रेन के दौरान ये बनता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको N2 गैस प्लस O2 गैस, एरो पर हीट लिखें या डेल्टा का साइन दें, NO2 गैस ऐसे लिखें। देखो हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन बैलेंस करना ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम केवल इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, N2 गैस प्लस O2 गैस रिएक्शन NO2 माइनस हीट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों तरीका इस रिएक्शन के लिए वैलिड है। हम लोग पहले रिएक्शन यानी कि एक्सोथर्मिक वाले केस को, इस हीट को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसा फॉर्मेट हमारा आगे इस्तेमाल नहीं होता है।
हम ऐसे लिख सकते हैं, अलाउड है, बट ये फॉर्मेट यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसका कहीं पे बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलेगा। हमारे आगे क्लासेस में ये फॉर्मेट यूज़ होने वाला है और ये फॉर्मेट यूज़ होने वाला है, इसलिए इन दोनों फॉर्मेट को अच्छे से समझना ज़रूरी है कि हीट हमारा जब रिलीज़ होगा तो प्लस हीट लिखना है, एब्जॉर्ब होगा तो माइनस हीट लिखना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास में उल्टा पलट जाएगा। अब क्या पलटेगा, पलट कर क्या होगा, वो तब का तब देखा जाएगा। जो तीसरा इसमें है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू द रिएक्शन are represented other related to the reaction इसमें हमारा क्या है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट है, कोई टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सब कुछ हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है, एरो पर। The process, the catalyst, the pressure, the temperature, etc. are represented on एरो। इन सब को एरो पर दिखाना है। जैसे एग्जांपल, अमोनिया का फॉर्मेशन जब होता है तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन उस समय होता है और बनता है अमोनिया, ठीक है। इस दौरान हमको कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है Fe। MO एक होता है प्रोमोटर, वो भी इसी पर लिखना है। 300 atm से 400 atm प्रेशर, 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारा होगा एरो पर ही। जैसे एक और रिएक्शन देखते हैं, AgCl, इसको सनलाइट मिलेगा तो क्या होगा, Ag सॉलिड, Cl2 गैस में ये टूट जाएगा। इसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो उसको भी एरो पर ही रिप्रेजेंट करना है। तो इन सब के अलावा हमारे जो भी फैक्टर्स हैं, जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन है, उसको सिंपल एरो पर ही दिखा देते हैं और कोई ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन से हम अपने केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं।